इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय द सोलेनॉइड। तो हम एक पॉइंट लेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड एंड लेट अस फाइंड कि वहाँ पर फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने से पहले थोड़ा सा हम सोलेनॉइड के बारे में जान लेते हैं कि कैसी दिखती है सोलेनॉइड। तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और उसको हम एक रैप कर लेते हैं ऑन अ सिलेंड्रिकल कोर, तो हमको एक सोलेनॉइड मिल जाती है और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है इट विल लुक लाइक दिस, राइट। और सोलेनॉइड में वी कैन डिफाइन अ टर्म एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसको यूज कहां पर करेंगे? मान लो कि अगर मैं इस सोलेनॉइड का से इफ आई टेक अ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, उसकी लेंथ है dx, तो इस dx में कितने टर्न्स होंगे? सो लेट अस से n टर्न्स है, सो दैट विल बी n टाइम्स dx। तो यहां से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलो अब इसमें इस सोलेनॉइड में लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। लेट अस टेक एनी पॉइंट, कोई भी ले सकते हैं। और इसमें हम करंट ले लेते हैं। लेट अस से इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इन द राइट डायरेक्शन। आप कैसे निकाल सकते हो? यू कैन कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब आपको फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो फील्ड जो है इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी इन द राइट डायरेक्शन। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें फील्ड निकालना है पॉइंट से, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है, दिस इज द पॉइंट पी। तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस सोलेनॉइड। मान लो कि हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। सो दिस इज द स्मॉल एलिमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो है dx, ओके। तो अभी हमने जो पढ़ा था कि नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालते हैं, तो इस लेंथ में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने टर्न्स होंगे, दैट विल बी स्मॉल एन टाइम्स dx, ओके। तो अब इसको एक कॉइल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। और जो लास्ट पार्ट में हमने देखा था हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल, राइट, विच इज हैविंग n टर्न्स ऑन द एक्सिस, तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं x, राइट। और let us say this hypotenuse, this makes an angle theta मैग्नेटिक फील्ड के साथ, राइट। तो ये थीटा हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फील्ड निकालते हैं ड्यू टू दिस एलिमेंट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड dB। तो dB को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट, I इज द करंट, and r, let us say the radius of this solenoid is r, so it will be r square times the number of turns, which is n times dx, divided by 2, and x square plus r square raised to power 3/2। तो ये वही सेम फॉर्मूला हमने यूज़ किया जो लास्ट पार्ट में हमने डिराइव किया था। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास x इज अ वेरिएबल, राइट। तो x हमारा चेंज कर रहा है। तो नाउ वी आर गोइंग टू राइट x इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये वाला एंगल देखो, लुक एट दिस एंगल, दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा, सो पाई माइनस थीटा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, कैन यू सी दिस राइट एंगल ट्राइंगल? इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लगाते हैं से टैन थीटा, तो हमको मिलेगा tan of pi minus theta will be perpendicular, which is r, divided by base, which is x, right. So tan pi minus theta is minus tan theta, r by x. So we can write x as minus r cot theta. और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, we will get dx as r cosecant square theta d theta. Okay, so we know x in terms of theta, we know dx in terms of d theta and theta. So let us substitute these two values in this formula. तो ये क्या बन जाएगा? It will become mu naught I r square n minus, sorry, plus r cosecant square theta d theta divided by 2, and x square will be r square cot square theta. So it will, if you simplify this, it will become r cube, and cot square theta plus 1 is cosecant square theta, so it will be cosecant cube theta.
Now this r cube will get cancelled out and cos square theta will get cancelled out. So this will become mu naught I n divided by 2 sin theta d theta. Okay, so if I take any element of this solenoid, उसके जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट P वो राइट डायरेक्शन में ही होने वाली है. तो आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो. और जो थीटा है इट इज वेरिंग फ्रॉम, लेट अस सी द रेंज ऑफ थीटा. अब आपका जो एलिमेंट है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पर भी हो सकता है और एक्सट्रीम राइट पर भी हो सकता है. तो अगर एलिमेंट आपका एक्सट्रीम राइट पर है तो जो थीटा होगा विद मैग्नेटिक फील्ड वो ये हो जाएगा थीटा 1. और अगर आपका एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट पर है तो ये जो एंगल होगा इट विल बी दिस एंगल, राइट, थीटा 2. सो थीटा इज वेरिंग फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो म्यू नॉट आई एन अपॉन 2, सो विच कम्स आउट टू बी साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस कॉस थीटा. सो दिस विल बिकम कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. ओके, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया. ओके, तो अगर हम इस एंगल को लेट अस से ये जो एक्सट्रीम से हमने जो एंगल्स लिए थे पी पॉइंट पर, अगर हम इनको नेम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं अल्फा और इस एंगल को बोल देते हैं बीटा. तो बीटा क्या है? बीटा इज पाई माइनस थीटा 2 और अल्फा तो हमारा थीटा 1 के ही बराबर है. तो इफ आई राइट थीटा 2 इन टर्म्स ऑफ बीटा, ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई एन बाय 2 कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा. तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. नाउ दीज आर द टू फॉर्मूलाज दैट वी कैन यूज. तो हमको अगर ज्योमेट्री पता है सोलेनॉइड की, सो देन इन दैट केस वी कैन फाइंड द फील्ड. और अगर ये सोलेनॉइड बहुत बड़ी हो जाए, मान लो इफ इट इज वेरी लॉन्ग, राइट, जिसको हम बोलते हैं आइडियल सोलेनॉइड, when the number of turns are very large, right, and the radius, when the radius is very small in comparison to the length of the solenoid, तो हम उसको एक आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं. और इस केस में अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ कि L इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू R, तो अगर हम बीच में कोई पॉइंट लेते हैं तो अल्फा और बीटा दोनों आपके किसको टेंड करेंगे? यस, दोनों टेंड करेंगे 0 डिग्री को, राइट. एंड cos 0 एंड cos 0 इज 1, तो ये टर्म हमारी बन जाएगी म्यू नॉट आई एन, राइट. cos 0 प्लस cos 0 इज 2, तो यहाँ पर हमें मिलेगा म्यू नॉट आई एन, राइट. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, राइट. अगर हमें आइडियल सोलेनॉइड के लिए निकालना है तो हम इसको काफ़ी बड़ा कर देंगे, राइट. ओके, तो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट inside the solenoid. of same formula or same application से, same method से you can also find the magnetic field outside the solenoid on the axis, right. So in the next part we are going to see Ampere's circuital law. I hope this video is helpful. Thank you.